सीबोरिक डर्माटाइटिस एक सेवियर फॉर्म ऑफ डैंड्रफ है कि जिसमें खुश्की जो होती है वो बड़े बड़े पैचेस से होते हैं, यूजुअली येलो कलर के, ऑयली या वाइट कलर के पैचेस होते हैं। आम खुश्की जो होती है स्मॉल छोटे छोटे दाने होते हैं वाइट कलर के जो हमारे कपड़ों पर शोल्डर्स पर नजर आते हैं, लेकिन ये उससे मुख्तलिफ है। इस पे जो स्किन हमारी शेड होती है तो वो पैचेस के फॉर्म में शेड होती है, बिल्कुल बड़े बड़े उससे पैचेस निकलते हैं और वो ऑयली होते हैं बहुत ज्यादा। और ये जो होते हैं तो ये हमारे स्काल्प में उन जगह पर होते हैं कि जहां पर ऑयली ग्लैंड्स, हमारे जो सीबम ग्लैंड्स है वो जहां पर ज्यादा होते हैं तो वहां पर ये सीबोरिक डर्माटाइटिस होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीबम ग्लैंड्स कहाँ पर ज्यादा होते हैं, तो सीबम ग्लैंड्स हमारे शुरू होते हैं यहाँ से, बिल्कुल ये ब्रेस्ट एरिया से ऊपर, यहाँ से सीबम ग्लैंड शुरू होते हैं और सबसे ज्यादा स्काल्प में होते हैं। तो सीबोरिक डर्माटाइटिस आपको सबसे ज्यादा स्काल्प में नजर आएगा। मैं इसकी तस्वीर भी इस वीडियो में लगा दूंगा। इसके अलावा ये आपको कानों के अंदर ये व्हाइट के फ्लेक्स बनेंगे, आपके कानों के बिल्कुल बैक पर बनेंगे, नोज के अराउंड बनेंगे, इन एरियाज में, आपकी आईब्रोज में, आपकी दाढ़ी में बनेंगे, आपकी सीने तक ये जो इन्फेक्शन होता है वो नीचे आता है अगर आप वक्त पर इसका इलाज नहीं करते। पूरी दुनिया में तकरीबन 3 से लेकर 12% लोगों को सीबोरिक डर्माटाइटिस होता है हमारी पॉपुलेशन में। यूजुअली ये मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन मेल्स में ये सीबोरिक डर्माटाइटिस बहुत ज्यादा होता है। कॉजेज इसकी क्या है, तो जो एग्जैक्ट कॉज है सीबोरिक डर्माटाइटिस का वो स्टिल अननोन है, मतलब वो अभी तक प्रेडिक्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ जो साइंटिस्ट का ख्याल है तो वो है ओवर एक्टिव सीबम ग्लैंड। जो हमारी सीबम ग्लैंड है जो सीबम या ऑयल पैदा करते हैं हमारे स्किन में, हमारे चेहरे में, हमारे स्काल्प में, जो हमारे इस चेहरे को, हमारे स्काल्प को मॉइस्ट रखते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। जिन लोगों को ऑयली स्किन होता है यूजुअली वो लोग ज्यादा टारगेट होते हैं सीबोरिक डर्माटाइटिस का। तो ये अपनी जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं। जब ये अपनी जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि हमारे स्काल्प के ऊपर एक फंगस रहता है जिसका नाम है मेलिसीजिया। और इस मेलिसीजिया का खुराक क्या है, इस मेलिसीजिया का खुराक यही सीबम है। इसी सीबम को वो तोड़ता है और इसके नतीजे में वो लिनोलिक एसिड बनाता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स बनाता है, और वही अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स फिर हमारे स्काल्प में इरिटेशन पैदा करते हैं जिसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, और इसी इन्फ्लेमेशन के नतीजे में हमारा स्किन शेड होता है जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। सीबोरिक डर्माटाइटिस में ये शेडिंग बिल्कुल पैचेस के फॉर्म में होती है, बड़ी बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन। तो मेलिसीजिया जब उसका खुराक ज्यादा होता है तो मेलिसीजिया भी ज्यादा ग्रोथ करता है वहां पर। इसके अलावा कुछ सर्टन कंडीशंस में अगर हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो तो उस वजह से भी ये जो सीबोरिक डर्माटाइटिस हमें होता है। HIV के केसेस में हो सकता है, एड्स में, या अगर किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयाँ खाई हैं, या उसको अगर कोई खुदा ना करे उसको कोई कैंसर है, तो इस वजह से भी ये सीबोरिक डर्माटाइटिस हो सकता है। वीक इम्यूनिटी, कमजोर कुव्वत मुदाफियत की वजह। स्ट्रेस जो है ये इसका बहुत ही बड़ा प्रिकर्सर है सीबोरिक डर्माटाइटिस का। इसलिए मैं कहता भी हूँ अपनी वीडियोज में कि जिस बंदे ने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया वो अपने जिस्म में बहुत सारी बीमारियों को शिकस्त दे सकता है। तो सीबोरिक डर्माटाइटिस में पुअर स्लीप और स्ट्रेस और ये चीजें ये बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। डिहाइड्रेशन मैटर करता है, और विंटर सीजन में ये जो सीबोरिक डर्माटाइटिस है विंटर सीजन में ये ज्यादा सीवियर हो जाता है। अब इसका इलाज या ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे, तो इसका इलाज काफी मुश्किल होता है। ये बात आप याद कर ले, ये इस तरह नहीं है कि आप दीगर जिस तरह आपका गला खराब है तो आप 5 दिन एंटीबायोटिक खा लोगे और आप ठीक हो जाओगे, नहीं। सीबोरिक डर्माटाइटिस सालों लेता है ठीक होने में। ये इसको हम ट्रीटमेंट नहीं बोलते एक्चुअली, यहाँ पर मैनेजमेंट का लफ्ज मुझे लिखना चाहिए था। इसके हम मैनेजमेंट करते हैं जो सालों लगते हैं इसको मैनेज करने में। सिम्टम्स को हम कंट्रोल करते हैं, जड़ से इसको खत्म करना मुश्किल होता है। अगर आप इसको जड़ से खत्म करोगे तो आपने सीबम ग्लैंड्स को रोकना पड़ेगा कि वो सीबम पैदा ना करे। जब आप उसको रोकेंगे तो जिसम में मजीद खराबियां उससे पैदा होती है। तो सीबम ग्लैंड्स को हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमारा टारगेट जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, और हमारा टारगेट इस मेलिसीज या फंगस को खत्म करना होता है। ये दो ट्रीटमेंट में हमारे दो टारगेट होते हैं, एक इस फंगस को हमने किल करना होगा ट्रीटमेंट में, और दूसरा हमने जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारे स्किन में जिसकी वजह से ये डैंड्रफ पैदा होता है, ये सीबोरिक डर्माटाइटिस, तो उसको हमने कंट्रोल करना है। उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कॉजेज में एक बात मुझसे भूल गई थी, तो कॉजेज में जो फैमिली हिस्ट्री है हमारे पास वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपके फैमिली में सीबोरिक डर्माटाइटिस या सच टाइप ऑफ डैंड्रफ की हिस्ट्री है तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट होते हैं, उन लोगों को भी सीबोरिक डर्माटाइटिस काफ़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है। ट्रीटमेंट पर आने से पहले मैं थोड़ी बात कर लूँ तो सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में मैंने जिस तरह स्क्रीन पर लगाए भी हैं वीडियो में, वाइट येलो कलर के फ्लेक्स होते हैं, ऑयली होते हैं,
खारिश बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग यूजुअली इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। कानों के अंदर आपका डैंड्रफ आएगा, कानों के साइड्स में आता है, नोज़ के इन एरियाज में आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग और खारिश होती है, रेडनेस आपको महसूस होगी। बाज़ औक़ात इस फंगल ओवर ग्रोथ की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फिर उसमें पीले कलर के दाने होते हैं, जब आप उनको तोड़ते हो तो उससे येलो कलर का, वाइट कलर का फ्लूइड या पस निकलता है, तो काफ़ी उसके बाद ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है इस इन्फेक्शन को। फिर हम एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दोनों देते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट पर बात करने से पहले मैं बात कर लूँ तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या होता है। तो गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा क्या है, मेलिसीज या फंगस को हमने कंट्रोल करना है और इन्फ्लेमेशन को हमने कंट्रोल करना है। जो सीबम ग्लैंड्स हैं हमारे, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सीबम की प्रोडक्शन को कम करना चाहें ट्रीटमेंट के जरिए तो ये स्किन में और दीगर मसले पैदा कर सकते हैं, हमारे जिस्म में और मसले बीमारियां पैदा कर सकते। इसलिए हमारा जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है इन दो चीज़ों को टारगेट करना होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिकल एंटी फंगल टारगेट होता है। कीटोकोनाजोल शैम्पू का हम इस्तेमाल करते हैं, बट ये भी आपको 2-3 हफ्ते रिलीफ दे देता है, फिर ये रेजिस्टेंट हो जाता है। ये जो मेलिसीजिया होता है ये एजोल फैमिली को रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर हम दीगर शैम्पूज की हेल्प ले सकते हैं जो दीगर उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जिस तरह जिंक पायरोथियोन है, तो उस शैम्पू को फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिलीनियम सल्फाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिलिसिलिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिसिलिक एसिड जो है ये खुद केराटोलिटिक है। केराटोलिटिक का क्या मतलब है? केराटोलिटिक का मतलब ये है कि ये जो स्किन की शेडिंग करता है उसमें हेल्प आउट हमें करता है। इसके अलावा कोल्टार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्टार भी खुद एक केराटोलिटिक है। केराटोलिटिक का मतलब ये होता है कि ऊपर सतह वाली स्किन को शेड आउट कर देता है, वो जब गिर जाए तो उसके साथ मेलिसीजिया भी कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन भी उसके साथ कम हो जाते हैं। जिंक पैराथियोन, सिलीनियम, ये भी हमारे साथ थोड़े बहुत एंटीफंगल होते हैं और थोड़ी बहुत जो हमारी सेल्स की प्रोडक्शन होती है तेज, उसको ये स्लो करते हैं। तो इस तरह हमारा डैंड्रफ कंट्रोल होता है। शैम्पू लगाने का तरीका ये होता है कि आपने इसको नहाते वक्त लगाना है, 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद, ताकि ये जो एंटीफंगल है या ये जो दवाई है अपना एक्शन दे, उसके बाद आपने बालों को, सर को धोना होता है। हफ्ते में आप 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सीवियर डैंड्रफ हो तो आप रोजाना एक दिन कीटोकोनाजोल, दूसरे दिन जिंक पैराथियोन, इस तरह रोजाना भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको सीवियर डैंड्रफ हो। लोशन या ऑइंटमेंट भी हम साथ में लगाते हैं शैम्पू के अलावा, तो उसमें हम टॉपिकल एंटीफंगल टर्बिनाफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्बिसिल के नाम से आता है, क्यूटिस के नाम के साथ आता है, मार्केट में अवेलेबल है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो जो खारिश होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होता है, पेन होता है, या जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं स्काल्प में, तो वो सब कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बीटामिथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी बात का ख्याल रखना है कि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है। लॉन्ग टर्म में ये क्या करता है? लॉन्ग टर्म में स्काल्प में जो इम्यूनिटी होती है उसको ये वीक और मजीद कमज़ोर कर देता है। जब वो मजीद कमज़ोर हो जाएगी, तो जिस तरह कॉजेज़ में मैंने बात की थी, तो हमें ये जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है फिर वो जल्दी जल्दी वापस रिकर होगा, दोबारा हमें होगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें बन जाए, दाने उसमें बन जाए, तो हम टॉपिकल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर फोलिकुलाइटिस हो जाए, मतलब कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर चला जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेयर है, नीचे यहाँ पर हमारा हेयर फॉलिकल है, तो ये फंगस, ये मेलिसीजिया, ये बैक्टीरिया अगर हेयर फॉलिकल तक पहुंच जाए तो इसको फिर फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। यूजुअली इसको ट्रीट करने के फिर हम ओरल एंटीबायोटिक खाएंगे, ओरल एंटीफंगल खाएंगे। ओरल एंटीबायोटिक में सिफाइलेक्सिन जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका आता है। ओरल एंटीफंगल में हम यूजुअली फ्लूकोनाजोल खाते हैं, इट्राकोनाजोल खाते हैं। फॉलिकुलाइटिस अगर हो जाए, मतलब हेयर फॉलिकल तक अगर इन्फेक्शन पहुंच जाए, तो उसके फिर सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी आते हैं। बुखार आपको होगा, दर्द आपको होगा, जनरल बॉडी एक्स होंगे आपको, तो वो फिर हो सकते हैं। लेकिन यूजुअली फॉलिकुलाइटिस सीवियर केसेस में होता है। आम नॉर्मल सीबोरिक डर्मेटाइटिस में ऊपर स्किन में ही डैंड्रफ होता है। तो अगर वो डैंड्रफ सीवियर हो तो उसके लिए भी हम एंटीफंगल्स खाएंगे, इट्राकोनाजोल खाएंगे, फ्लूकोनाजोल खाएंगे। यूजुअली अगर आप इसके एक कोर्स कर लो, 1 हफ्ते का कोर्स या 10 दिन का कोर्स कर लो, बाज़ औक़ात हम 1 महीने का कोर्स भी करेंगे, तो एंटीफंगल का अपना तरीका होता है खाने का, ओरल एंटीफंगल्स का, तो ये भी सीबोरिक डर्मेटाइटिस में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल्स ही सीबोरिक डर्मेटाइटिस किस तरह होता है, किन एरियाज में होता है,
क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह ये करना है। तो इस पर सारी तफसील से मैंने बात की। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं। आखिर में आपसे एक सवाल है, वो ये है कि सीबोरिक डर्माटाइटिस और सोरियासिस या एक्जिमा, इन तीनों में क्या फ़र्क है? क्या इसमें कोई फ़र्क है या तीनों एक ही बीमारी है? तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।